जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। ये समिति के द्वारा देखा जाए दोस्तों तो कुछ रिपोर्ट सौंपे गए हैं जो चुनाव में सुधार के लिए, राजनीतिक दल में सुधार के लिए कुछ इन्होंने बातें को बताया है। उसी बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इन्होंने क्या क्या अपनी रिपोर्ट में सौंपा है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट होता है दोस्तों, कोई समिति के द्वारा सौंपा जाता है तो एक दो पेज का नहीं होता है, बल्कि वो 200-300 पेज का, 40-50 पेज का ऐसे तरह से होता है। लेकिन उसमें से जो एग्जाम में ट्रेंडिंग जो होता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो उसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, चुनाव सुधार में समिति आपका आता है के संथानन समिति। तो यहाँ पर अगर देखें तो के संथानन समिति जो है 1962 में गठित हुआ था, के संथानन की अध्यक्षता में। और ये रिपोर्ट कब सौंपती है? 1964 ईस्वी में ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। रिपोर्ट में क्या ऐसी बात कही गई जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका पहला आता है कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे, जो अपने चुनाव को लड़ाई करेंगे अपने मतदाता के प्रति, अपने लोगों को रुझाने के लिए, तो उनकी अगर देखें तो एक न्यूनतम जो है योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात किस समिति या किस सुधार के द्वारा किया गया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि के संथानन समिति ने चुनाव संबंधी सुधार के दौरान इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें ने कहा था कि जो उम्मीदवार होंगे उनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तेज VVI करके इसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मोस्ट VVI है कि कौन से ऐसे समिति ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कही है उम्मीदवारों के लिए। तो उम्मीदवारों के लिए चुनाव में जो खड़े होंगे उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात के संथानन समिति ने कही थी। ये कब रिपोर्ट आया था दोस्तों? 1964 में रिपोर्ट सौंपा गया था। इन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट बात कहा दोस्तों कि चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति की बात कही। चुनाव में क्या होता है कि बहुत सारे पैसा का व्यय होता है, तो उम्मीदवारों के द्वारा बहुत सारे पैसा का व्यय को रोकने के लिए, साथ में उसका नियंत्रण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए इन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी होनी चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और दोनों का आप याद रखिएगा। कौन सी समिति? तो के संथानन समिति। दूसरा में आपका आता है दोस्तों BM तारकुंडे समिति। तो आप यहाँ पर इसका टाइटल नाम रखिएगा, संथानन यहाँ पर याद रखना है तारकुंडे, इतना भी याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो तारकुंडे समिति ने कब रिपोर्ट सौंपा? तो 1974 ईस्वी में रिपोर्ट को सौंपा। इस सन को भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस सन ही दे देता है कि रिपोर्ट किस समिति का संबंध किस रिपोर्ट से है, और साथ में भी देता है कि समिति कब गठित हुई थी और इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर दे देगा कि के संथानन समिति का संबंध किससे है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा चुनाव संबंधी सुधार से है। उसी प्रकार के तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव से। तो इस चीज को सबको ध्यान में रखना है और सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो तारकुंडे समिति ने 1974 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट में इन्होंने कहा है VVI बात जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मतदाता की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए। ये किसने कहा था? ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तारकुंडे समिति ने एक बात कही। इसके बाद देखें तो एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय बनाया जाए। अगर अभी भी बात करें तो निर्वाचन आयोग 1993 से 1 अक्टूबर 1993 से त्रिसदस्यीय के रूप में काम कर रहा है। तो इन्होंने देखे तो कब रिपोर्ट दिया था? तो 1974 में ही रिपोर्ट दिया था और उसमें कहा था कि निर्वाचन आयोग जो है वो आपका त्रिसदस्यीय बनाया जाए। रिपोर्ट में इन्होंने बात कही थी। साथ में इन्होंने यह भी कहा था दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया जाए। वो भी एग्जाम की दृष्टि से मुख्य, उसको भी लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए तो इन्होंने कहा कि दूरदर्शन और रेडियो को स्वतंत्र किया जाए, यानी दूरदर्शन जो होता है और जो रेडियो होता है जहां पर आप चुनाव प्रचार कराते हैं, उनको बोला जाए कि इनको स्वतंत्र रखा जाए, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ये आपका कहा गया तारकुंडे समिति के द्वारा ही। इसके बाद कहा गया दोस्तों कि मतदाता परिषद का गठन किया जाए।
यानी कि चुनाव क्षेत्रों में अधिक से अधिक मतदाता परिषद का गठन किया जाए, इन्होंने ये बात भी बोला। तो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा यहाँ पर ये चीजें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला में कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बाद की समिति द्वारा कहा गया, तो संस्थानन समिति जो आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की बात कही गई, वो कहा गया आपका तारकुंडे समिति के द्वारा। ये दोनों, एक पॉइंट इसमें और एक पॉइंट इसमें मोस्ट वीवीआई है, इसको याद होना ही चाहिए। और समिति का नाम भी डायरेक्ट पूछता है प्रश्न कि तारकुंडे समिति या संस्थानन समिति या दिनेश गोस्वामी समिति, इधर इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है। आप प्रश्न को निकाल के देखिएगा ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से देखिएगा तो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी समिति से सबसे ज्यादा परिचित प्रश्न पूछा जाता है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि चुनाव सुधार से संबंधित है। और इन्होंने कब रिपोर्ट सौंपा, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 1990 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। और रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें कही उसको जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा दोस्तों कि दल बदल कानून में संशोधन किया जाए। और संशोधन के दौरान यह कहा कि कोई भी दल का जो व्यक्ति है उसकी अयोग्यता का करार वो स्वयं से करेगा, यानी कोई निर्वाचन में उपस्थित होता है कि नहीं होता है, या मतलब देखा जाए वो पार्टी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, इसके ऊपर वह स्वेच्छा से उसको छोड़ दिया जाए। और साथ में इसका निर्धारण करने का अध्यक्ष को काम को न दिया जाए, यानी कि अध्यक्ष पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति कि जब चाहे अध्यक्ष उसको निकाल दे और जब चाहे उसको अपने पार्टी में किसी और को शामिल कर दे। तो यहाँ पर इस बातों को संशोधन करते हुए उन्होंने कहा। इसके बाद अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो कहा कि 2 सीटों से अधिक चुनाव न लड़े। क्या होता है दोस्तों कि चुनाव में देखा जाता है कि कोई कोई प्रत्याशी 3 जगह 4 जगह से चुनाव लड़ते हैं। तो इन्होंने अपने समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो 2 जगह से अधिक जगह पर चुनाव न लड़े। तो इन्होंने वीवीआई बातें कहा, इंपॉर्टेंट बात कहा अपनी रिपोर्ट में कि कोई भी प्रत्याशी 2 सीटों से अधिक जगहों पर चुनाव न लड़े, क्योंकि ये सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा दोस्तों कि विधानसभा के जो चुनाव होता है, तो विधानसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी का उम्र होगा, यानी जो चुनाव लड़ेगा उस प्रत्याशी की बात करा जा रहा है। तो प्रत्याशी की उम्र कहा गया कि 21 वर्ष, यानी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी का उम्र 21 वर्ष को निर्धारित करने की बात कही इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। वही कहा कि विधान परिषदों के लिए उन्होंने 25 वर्ष की सीमा निर्धारित किया, यानी कि विधान मंडल में विधान सभा और विधान परिषद, तो विधान सभा के लिए इन्होंने 21 वर्ष की बात कही उम्र सीमा प्रत्याशी की, और विधान परिषद के लिए 25 वर्ष की बात कही। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति ने सुझाव दिया था, तो आपको करना होगा वहां पर दिनेश गोस्वामी समिति ने। और दिनेश गोस्वामी समिति से सबसे ज्यादा चर्चित प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर देखिएगा ये तीनों पॉइंट को, और तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड वाला को। यहाँ पर कहा गया दोस्तों, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईवीएम के प्रयोग किया जाए। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए जिससे मतों में छेड़छाड़ न हो। क्या होता था, इससे पहले जो चुनाव होती थी वो क्या होता था, बैलेट प्रूफ पेपर पर होता था, यानी पेपर पर होता था, और उस दौरान बहुत सारे चुनाव में छेड़छाड़ होती थी। तो उसके लिए सुधार के लिए उन्होंने कहा कि आप ईवीएम का प्रयोग कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आप प्रयोग कीजिए। तो इन्होंने अपने सुझाव में कहा, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि ईवीएम के प्रयोग के लिए किसने सुझाव दिया था। इसके बाद देखिए तो आपका हो जाता है कि फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाए, यानी जो भी मतदाता होगा उसको क्या है, जब उसका पहचान पत्र बनती है, मतदाता पहचान सूची जिसको बोलते हैं, मतदाता पहचान पत्र बोलते हैं, तो उसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति का मतदाता पहचान पत्र बना रहे हैं उसमें फोटो उसका होना चाहिए। फोटो नाम जैसे आप वर्तमान में देखते हैं, तो इन्होंने एक अपने रिपोर्ट में कहा था कि फोटो के साथ नाम युक्त पहचान पत्र दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो मतदान प्रणाली है उसमें सुधार आएगा और ज्यादातर धांधली नहीं होगा, क्योंकि नाम वाला पहले होता था दोस्तों तो उसमें धांधली होने का ज्यादा चांस होता था। तो इन्होंने इस चीज को सुधार की बात कही। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात और कहा दोस्तों कि रिक्त स्थानों को 6 महीना में भरा जाए, यानी कि कोई स्थान जो होता है, लोकसभा के चुनाव की बात हो या विधानसभा के चुनाव की बात हो, तो बहुत सारे जगह पर क्या होता है कि किसी कारण बस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या कोई अपना त्याग पत्र दे देता है, या किसी के कारण बस वो जेल चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो वहां पर होता है बचे हुए काल के लिए उपचुनाव होता है।
तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव करके कम से कम वैसे स्थानों को 6 माह के अंदर भर देना चाहिए। ये किसने कहा था? ये सभी बातें गोस्वामी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहे थे। अब कब? तो 1990 में अपना रिपोर्ट आया था। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट। इंद्रजीत गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कब देता है दोस्तों? तो 1998 में। यहाँ पर 98-99 देगा तो कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इसकी समिति बनी थी 1998 में और मई 1999 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था। लेकिन आपका एग्जाम में ज्यादातर डायरेक्ट पूछता है तो तारकुंडे इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है, तो आपको यहाँ पर पूछना होगा तो बताना चुनाव सुधार से संबंधित और रिपोर्ट कब दिए थे, तो 1998 में। अगर 98-99 है तो उसको टिक आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या इन्होंने सुधार की बात कही। तो इन्होंने अगर मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो इस समिति का गठन हुआ था वित्त पोषित से संबंधित, यानी वित्त पोषित समझते हैं दोस्तों कि धन से संबंधित व्यवहार के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता था। अब इस कमेटी के गठन किया गया तो इन्होंने क्या अपना रिपोर्ट सौंपा, उसको जानिए। इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो होंगे वो वार्षिक लेखा आयकर विभाग को देंगे, यानी कि जो भी उनकी लेखा होगी आय व्यय से संबंधित जिसमें वो सौंपेंगे, इसमें आय व्यय का विवरण को। वित्त पोषित बोलेगा कि वित्त पोषित समिति कौन सी बनी थी चुनाव से संबंधित, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इंद्रजीत गुप्ता की समिति। गुप्ता यानी कि धन, इन लोग बनिया लोग धन ही जानते हैं कि ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि सभी राजनीतिक दल को यह इन्होंने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि सभी राजनीतिक दलों को वार्षिक जो लेखा होगा उनका आय व्यय का वो किसको देंगे, तो आयकर विभाग को प्रस्तुत करेंगे। साथ में जो भी होगा इनका आय व्यय से संबंधित लेखा तो आयकर विभाग में देंगे, साथ में अपना आय व्यय का ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को भी देंगे, यानी कि जो निर्वाचन आयोग होंगे भारतीय निर्वाचन आयोग उसको भी प्रस्तुत करेंगे राजनीतिक दल लोग, यानी जितने भी राजनीतिक दल होंगे। तो दोनों जगह रिपोर्ट देना है, कहाँ? आयकर विभाग में और निर्वाचन आयोग के पास भी। इसके बाद इन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अगर सरकारी कंपनियां, क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कोई भी सरकारी कंपनियों के द्वारा दिया गया दान और चंदे प्रतिबंध जारी रहेगा। यानी कोई भी सरकारी संस्था है वो राजनीतिक अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और चंदा देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, समझ सकते हैं। तो दान और ये जो चंदे होंगे उस पर प्रतिबंध होगा। लेकिन क्या सरकारी के अलावे बहुत सारे ऐसी जो होती हैं एजेंसियां होती हैं, कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, तो वो क्या दान और चंदे दे सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ वो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसद निर्धारित करेगा कि कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। इन्होंने ये बात अपने रिपोर्ट में कही। इसके बाद इन्होंने एक मुख्य बातें कही दोस्तों, क्योंकि वित्त पोषित से संबंधित था इसलिए इन्होंने सारी बातें धन से संबंधित ही कही है कि निर्वाचन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से 600 तथा 700 करोड़ रुपए निर्वाचन संचित निधि में योगदान देंगे। इन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन की जो क्षेत्र होगा और इसके अलावा जो आपका केंद्र सरकार का जो क्षेत्र होगा तो वो दोनों क्या करेंगे, निर्वाचन आयोग को कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपया वो किसको देंगे, तो निर्वाचन आयोग को देंगे। और ये कहाँ जमा होगा पैसा, तो निर्वाचन संचित निधि में। ये किस लेकर मांग रहे थे दोस्तों पैसा, ताकि चुनाव को संपन्न कराया जाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बात कही थी। फिर वित्त से पोषित तीनों बातें कही। अब यहाँ पर एक आता है दोस्तों कि जीवन रेड्डी कमेटी। तो जीवन रेड्डी कमेटी ने क्या बात बोला उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये भी चुनाव सुधार से ही एक समिति बनी थी और उन्होंने दो मुख्य बातें को कहा। एक कहा दोस्तों कि चुनाव के साथ राजनीतिक दलों का विभाजन या विलय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। यानी कि जब चुनाव के समय होगा, क्या होता है कि चुनाव के समय बहुत सारे राजनीतिक दलों का फूट पड़ जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं, उसमें बंटवारा होने लगता है, तानाशाही हो जाती है, एक अच्छे से नहीं चल पाती है। कोई चाहता है कि हमारा व्यक्ति हो, हमारा व्यक्ति हो। वैसी स्थिति में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है दोस्तों कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों का जो विभाजन होता है और साथ में किसी दूसरे में विलय हो जाता है, उस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी कि इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जब चुनाव की स्थिति आती है तो कोई भी राजनीतिक दल उसमें विघटित नहीं होना चाहिए, या उसमें से कुछ व्यक्ति नहीं अगल बगल जाना चाहिए, दूसरे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। दूसरे क्या होता है,
आज के युग में देखते हैं कि पैसे देते हैं और दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और टिकट लेकर के आ जाते हैं। तो इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने एक बात ये भी कहा दोस्तों कि राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए, जो राजनीतिक बहुत ज्यादा अपराधीकरण है, तो राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए व्यक्ति को अयोग्यता करार दिया जाए, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में वर्णित अपराध के धाराओं पर उल्लेख किया हुआ है। यानी कि इन्होंने कहा दोस्तों, थोड़ा समझिएगा कि राजनीतिक में बहुत ज्यादा अपराधीकरण है, तो इसको रोकने के लिए उस व्यक्ति को अपराध घोषित किया जाए, उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए जो जनप्रति अधिनियम की धारा 1951 आप लोग बताए थे। तो यहाँ पर देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में जो वर्णित है, तो वर्णित जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम में जो धारा वर्णित है दोस्तों, उसके आधार पर कुछ अपराध की सूचियां दी हुई है। तो उसके आधार पर वैसे व्यक्ति को यहाँ पर राजनीतिक दल में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि राजनीतिक अपराधीकरण को कम किया जा सकता है। तो ये सारे रिपोर्ट इन्होंने एक दिया हुआ है जो चुनाव से सुधार से संबंधित है। इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको एक पेन नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो और आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चुनाव आयोग से संबंधित सारे हमने टॉपिक पढ़ा दिया है, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे एक भी, चाहे आप प्री लिखे या मेंस लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।